नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश चौधरी स्वागत करता हूं अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में। तो दोस्तों, हमने जो लास्ट क्लास जो आपसे रूबरू हुए थे उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कोई अवकल समीकरण और फिर हमने अवकल समीकरण के काइंड्स पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पढ़ा था हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने डिफरेंस चेक किया दोनों में कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो हमने बताया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसमें क्या होता है कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मोर देन वन क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑर्डर और डिग्री निकालना। तो ऑर्डर क्या होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें हाईएस्ट डिफरेंशिएशन यानी किसी अवकलज की, बात समझ आ रही ना, जो उसमें हमने जो ऑर्डर के लिए क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो अधिकतम अवकलज की जो कोटि है वही क्या होगी, इस अवकल समीकरण की कोटि होगी। और हमने यही बात करी थी कि आपका जो उसमें अवकलज की जो घात है वही क्या होगी, उस अवकल समीकरण की घात होगी। तो हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है। हमने बताया था कि जब आप डिग्री निकालते हो, डिग्री निकालने से पहले आपको क्या करना होता है, उस अवकल समीकरण को पूर्ण बीजीय बनाना होता है और साथ में क्या करना है, उसमें कोई परिमेय घात है उसको भी क्या करना है, हमें रिमूव करना है। कहने का मतलब हमें इसमें फ्रैक्शन पावर्स होती है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है और पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को रेडिकल्स से क्या करना होगा, फ्री करना होगा। रेडिकल्स का मतलब क्या है? रेडिकल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे उसमें कोई भी इंटीग्रल साइन है उसको क्या करो, रिमूव करो और उसके बाद में क्या करना है हमें, उसमें कोई इनवर्स कोई माइनस की पावर हो उसको भी क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी हम जो रेडिकल्स तो बात करेंगे, जो फ्रैक्शन पावर होती है ना, वो फ्रैक्शन पावर कोई भी सिंपल चर x या y हो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए हटाने की कोई जरूरत नहीं है। केवल और केवल किन के लिए हटाना है, ये केवल और केवल डेरिवेटिव्स हैं उनके लिए हटाने की जरूरत है। तो फटाफट पहले लिख दो, नोट लगा दो, एग्जाम्पल से पहले क्या लगा दो, नोट लगा दो, नोट। अवकल समीकरण में यह ध्यान रखना है अवकल समीकरण में चर x तथा y या z भी हो सकता है, ऐसे मोर देन हो सकता है। मैं यहां दो की बात कर रहा हूं, यानी मैं चरों x, y इत्यादि की भिन्न घातों को पॉजिटिव इंटीजर में बनाने की जरूरत नहीं है। इत्यादि भिन्न घातों यानी फ्रैक्शन पावर को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। यह केवल किस पे, अवकलजों पर लागू है। ये केवल किस पे लागू है, डेरिवेटिव्स पे लागू। ये याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं बेटा। एग्जांपल की बात हमने करी तो हमने लिखा d2y अपॉन dx2 प्लस 1 की पावर 16, ठीक है, और बराबर हमने लिखा 1 प्लस dy बाई dx की पावर कितनी, 7। तो हमें क्या करना है, इसकी घात व कोटि ज्ञात करनी है, यानी इसकी ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है, यानी इसकी कोटि और घात की बात करते हैं। तो मुझे एक बात बताना, मैं कोटि की जब भी बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, कोटि का मतलब अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है। तो मैं कोटि की बात करूं तो क्या बात करूं बेटा, अधिकतम अवकलज। तो यहां अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है बेटा, अधिकतम अवकलज 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो आपको दिमाग में जब ये आ गया अधिकतम अवकलज हुआ है, कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ, तो हम फटाफट क्या बोलेंगे, अधिकतम अवकलज जितनी बार हुआ है वो क्या होगा। आपको बस ये याद रखना है, छोटा सा हिंट, कोटि का मतलब अधिकतम अवकलज जितनी बार हुआ है वही उसकी क्या होगी, कोटि होगी। तो अधिकतम अवकलज पे फोकस करेंगे, किस पे फोकस करेंगे, अधिकतम अवकलज। तो ये नहीं लिखने में मैंने इसलिए लिखा है ताकि एक बार दिमाग में आ जाए, कोटि का मतलब अधिकतम अवकलज। तो बेटा बताओ अधिकतम अवकलज कितना है यहाँ पे, 2 बार, इसका मतलब इसकी कोटि कितनी आ गई, 2 आ गई।
अब बात आती है किसकी बेटा, घात की बात आती है। किसकी बात आती है, घात। घात यानी डिग्री क्या होता है, डिग्री आपने जो, अब अधिकतम अवकलज की बात करें तो उस अधिकतम अवकलज को पकड़ लो, क्या कर लो, उस अधिकतम अवकलज को पकड़ लो। हमने क्या करते हो, अधिकतम अवकलज आपका क्या है, d2i अपॉन dx2 है। अब अधिकतम अवकलज है, इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी आएगी। देखो मैं आपको बताया कि जब इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसको खोलेंगे खोलेंगे तो इसकी पावर कितनी लगेगी, अधिकतम 16 लगेगी। कितनी लगेगी इसकी अधिकतम पावर, 16 लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर कितना है बेटा, 16 है। कोई समझ में आई मेरी बात। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, घात की बात करूंगा तो d2i अपॉन dx2 की घात क्या आएगी, अधिकतम बेटा, अधिकतम कितनी आएगी, 16 आएगी। इसका मतलब घात कितनी होगी इसकी, 16। यानी आपने अधिकतम, आपने जब कोटि निकाली पहले, तो कोटि निकाली तो आप क्या कर लिया, उस कोटि को कैच कर लिया, यानी अधिकतम अवकलज को आपने क्या कर लिया, कैच कर लिया। अब हम देखा अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, आपने बोला कि साहब 2 बार हो, इसका मतलब कोटि कितनी आ गई, 2 आ गई। आपने बोला घात कितनी है साहब, आपको तो अधिकतम अवकलज को कैच करना है, आपने अधिकतम अवकलज को क्या किया, कैच किया। कैच करने बाद देखा कि उसकी घात कितनी है, उसकी घात कितनी बेटा, 16 है। वही घात आपकी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हो जाएगी। ये बात को समझ में आई क्या। चलो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। आपको याद रखना है कि बस अधिकतम अवकलज और बाद में अधिकतम अवकलज की पावर। मैं एग्जांपल दूं बेटा एक छोटा सा, कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और साथ में मैंने पावर लगा दी इसकी 3, ठीक है। और आगे क्या बेटा, मैंने क्या 1 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर मैंने लगा दिया 2। समझ आ गई मेरा, ये मेरा एग्जाम्पल है। हमें क्या करना है बेटा, जिसमें अधिकतम अवकलज बताना है, पहले तो उसकी कोटि, तो कोटि की जब मैं बात करूं, यानी मैं ऑर्डर की जब मैं बात करूं, तो बेटा ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर का मतलब अधिकतम अवकलज। तो इधर अधिकतम अवकलज इधर कितनी बार हो रहा है बेटा, 3 बार। इधर कितनी बार, यहाँ अवकलज कांस्टेंट है, यहाँ कितनी बार हो रहा है, 2 बार। यहाँ कितना हो रहा है बेटा, 3 बार। इसका मतलब इसमें अधिकतम कितनी बार हो रहा है, अधिकतम हो रहा है इसमें 3 बार। लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इसमें कोई फ्रिक्शन पावर लगा हुआ है क्या, आपने लगा कि फ्रिक्शन पावर, नहीं बिल्कुल नहीं है। कोई इसमें रेडिकल्स है क्या, इंटीग्रल साइन वाइन है क्या कुछ, आपने बोला बिल्कुल नहीं है। तो कोई बात नहीं, डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है, सीधा अपना काम करेंगे। तो कोटि कितना आ गया बेटा, 3 अधिकतम अवकलज। उसके बाद क्या है, घात की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, घात की बात करते हैं। घात के लिए हमने वही बात, फ्रैक्शन पावर है बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं। इंटीजर पावर है बिल्कुल है, कोई रेडिकल्स है बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या करो, आपका जो अधिकतम अवकलज आया, तो इसके अधिकतम अवकलज 3 बार आया इधर, उसकी पावर इधर कितनी है, 3 है। और अधिकतम अवकलज इधर ये 3 बार है, लेकिन इसकी अधिकतम पावर कितनी आएगी, इसकी पावर आएगी 2। तो इधर तो पावर है इसकी 2, इधर पावर है इसकी 3, तो इनमें अधिकतम कितनी है, 3। इसका मतलब इसकी घात कितनी आ गई, 3 आ गई। कोई तकलीफ आएगा, इसकी ऑर्डर कितना आ गया, इसका 2 आ गया। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूं कि हम हर बार बोलते हैं कि साहब ऑर्डर और डिग्री, मैं हर बार एक बात बोलूंगा कि ऑर्डर ऑलवेज हमारे पास एग्जिस्ट होगा, और वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। बात को समझ आ रही क्या, ऑर्डर ऑलवेज क्या होगा, हमारे पास एग्जिस्ट होगा, जबकि हर बार डिग्री का उपस्थित होना कोई जरूरी नहीं है। तो फटाफट लिखो नॉट, ठीक है बेटा। इसके एग्जांपल्स बाद में करेंगे, पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो लिखिएगा नोट लगा के छोटी सी बात, किसी भी अवकल समीकरण का कोटि हमेशा विद्यमान होती है, अवकल समीकरण की कोटि हमेशा विद्यमान होती है, लेकिन घात का विद्यमान होना कोई जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, तो लिखो नोट, अवकल समीकरण की कोटि सदैव विद्यमान होती है, विद्यमान होती है, एवं वह अवश्य कोई क्या होगी, धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, लेकिन अवकल समीकरण की, लेकिन अवकल समीकरण की घात सदैव विद्यमान हो कोई जरूरी नहीं है।
बात समझ आ रही है? कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमें ऐसा कॉन्सेप्ट काम में लेना है, ठीक है बेटा। तो देखो ये कोई जरूरी नहीं है, इसका एग्जाम्पल हमने कैसे दे दिया, बोले सर इतनी देर तो हमने जो एग्जाम्पल किए थे उन एग्जाम्पल्स में आप घात भी बता रहे थे, कोटि भी बता रहे थे, अब कैसे कहोगे? मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं। मैं आप कुछ मैथमेटिकली जो कुछ सिंबल है उन्हें लिख रहा हूं, मेरा मतलब पहले मैं एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सब चर लिख रहा हूं। यदि इनमें कुछ किस प्रकार का कॉन्सेप्ट आ जाए कि इसमें आ जाए तो उसकी घात विद्यमान नहीं होगी। देखो क्या मैं कहता हूं, मैं बोलता हूं कि कुछ चर घातांकीय फलन हो, कोई भी क्या हो, चर घातांकीय फलन हो, ठीक है। मैं लिख रहा हूं इसमें, तो ये चर घातांकीय फलन हो, इसमें क्या हो तब होगी, क्या हो नहीं होगी, देखते हैं। त्रिकोणमितीय फलन हो, यदि कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और उसमें क्या हो, आश्रित चर हो, क्या हो, आश्रित चर के क्या हो, अवकलज हो। बात को समझ में आ रही क्या? मैं क्या करूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या हो, आश्रित चर के क्या हो, अवकलज हो। बात को समझ में आ रही क्या? मैं क्या करूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या हो, आश्रित चर के अवकलज हो। दूसरी बात, मैं यहां पे क्या करता हूं, त्रिकोणमितीय फलन में भी क्या करता हूं, क्या हो, यानी मैं ऐसे एक बात कर देता हूं, सुनो, आश्रित चर की बात नहीं कर रहा मैं, छोटी सी एक बात, ये लॉजिक सिंपल ही बोल देता हूं कि चर घातांकीय फलन में क्या हो, अवकलज विद्यमान हो, क्या हो, विद्यमान हो। तो इन दोनों स्थितियों में हमारे पास घात विद्यमान नहीं होगी। क्या विद्यमान नहीं होगी? घात विद्यमान नहीं होगी। घात, आपने बोला सर क्या लैंग्वेज लिख दी, थोड़ा बताओ, एक्सप्लेन करो। बिल्कुल करेंगे, सुनिएगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, बहुत ही स्वीट छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखिएगा, क्वेश्चन बेटा ये है मेरा, इसको समझना है बहुत, लिखना विखना बंद करो एक बार, ठीक है, इसको समझो एक बार, अच्छे से समझो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि d2y अपॉन dx2 प्लस 5 e की पावर dy बाई dx इक्वल टू 0। ये मेरा एक फंक्शन है, क्या मेरा एक फंक्शन है। यानी मैंने क्या लिखा, इसकी कोटि की तो बात करेंगे, और मैंने क्या लिखा, एक्सपोनेंशियल फलन में, एक्सपोनेंशियल फलन में क्या हो, अवकलज विद्यमान हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें क्या विद्यमान है, कोई अवकलज विद्यमान है, किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का। और इधर क्या हो, त्रिकोणमिति में भी क्या हो, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या विद्यमान हो, अवकलज विद्यमान हो, ठीक है। यानी क्या विद्यमान हो उसमें, अवकलज विद्यमान हो। तो ऐसे फंक्शन की कभी भी घात विद्यमान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, एक बात बताओ, मैं इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक देता हूं जो मेरी तरफ से बनाया हुआ है, ठीक है। देखो क्या कहता हूं, मैंने यहां पे बात ये करी, इसको लिखा d2y अपॉन dx2। तो मुझे ये बताओ कि यहां मैं कोटि की जब मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा मैं, कोटि की बात करूंगा। तो बेटा जब कोटि की बात करेंगे तो मुझे ये बताओ इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम आएगा। आपको कोटि की जब बात करते हैं पूरे अवकल समीकरण अधिकतम अवकलज के पास जाना है। किसके पास जाना है, अधिकतम अवकलज के पास जाना। तो अधिकतम अवकलज के पास गए, इसके पास गए, तो अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, आपने बोला साहब 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। इसका मतलब जो अधिकतम अवकलज हुआ वही हमेशा क्या होती है, उसकी कोटि होती है, उसकी क्या होती है, कोटि। तो ये बताओ अधिकतम अवकलज कितनी बार, भाई अधिकतम अवकलज कितनी बार, यानी इसका अवकलज हुआ कितनी बार हुआ, अधिकतम कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। इसका मतलब अधिकतम अवकलज 2 बार हुआ है। तो मैं यहां पे लिख दूं अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तो इसका मतलब इसकी कोटि क्या आ गई, 2 आ गई। समझ आ गई मेरी बात। ये अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ, आपने बोला 2 बार हुआ, इसके मतलब इसकी कोटि कितनी आ गई, 2 आ गई। अब बात मैं करता हूं, एक बात बताओ मुझे,
आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं उसका एक्सपेंशन आपको सबको पता है, बिल्कुल मुझे भी पता है। देखो कैसे काम करेंगे, मैं काम करता हूं जब e की पावर x का एक्सपेंशन करते हैं, छोटा सा बीच में कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। e की पावर x का जब एक्सपेंशन करते हैं तो बेटा क्या आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4। ये सब करते करते हम बात करते हैं एक्स की पावर n बटा फैक्टोरियल n, और हमें पता है कि साहब इसमें कितने पद होते हैं बेटा जी, अनंत पद होते हैं। कितने पद होते हैं इसमें, अनंत पद होते हैं। दूसरी बात, मैं एक छोटी सी बात और बोल दूं, मैं e की पावर आयोटा x की बात करूं बेटा, तो e की पावर आयोटा x कितना होता है, यानी x के स्थान पर किस से रिप्लेस कर दो, आयोटा से रिप्लेस कर दो, आयोटा x से रिप्लेस कर दो, यही तो कर रहे हैं ना भाई। मैं x को किस से रिप्लेस कर दूं, आयोटा x से। तो बेटा अब तब क्या होगा, ये होगा 1 प्लस आयोटा x प्लस माइनस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, और साथ में क्या लिख दूं मैं, एक्स क्यूब माइनस का आयोटा एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3, ठीक है। फिर आ जाएगा एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल 4, कोई दिक्कत। फिर क्योंकि आयोटा 4 1 होता है ना, फिर क्या करेंगे बेटा, प्लस आयोटा एक्स की पावर 5 और फैक्टोरियल 5, कोई दिक्कत। आगे चले बेटा, तो कितना आया, आयोटा की पावर n और साथ में एक्स की पावर n बटे फैक्टोरियल n। कोई तकलीफ है क्या, ये कॉन्सेप्ट हमने लिखा। मुझे बताओ e की पावर आयोटा x बराबर में क्या लिख सकता हूं, मैं e की पावर आयोटा x बराबर लिखता हूं cos x प्लस आयोटा साइन x, ऐसा लिख दूं। तो बेटा जी मैं जब इसको लिखा तो मैं क्या करता हूं, इधर तो आयोटा वाले एक साइड में ले लेता हूं और जो रियल नंबर है उसको एक साइड में ले लेता हूं। तो देखो बेटा मैंने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, फिर एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल 4, फिर माइनस एक्स की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 6, ये सब लिखा। आयोटा को मैंने क्या ले लिया बेटा, कॉमन ले लिया, तो कितना आया, ये आया एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, फिर एक्स की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5, फिर माइनस एक्स 7 बटे फैक्टोरियल 7, ये सब लिखा। तो बेटा इधर की मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ तुलना कर दूं, क्या कर दूं, दोनों तरफ तुलना कर दूं। तो दोनों तरफ तुलना करेंगे तो मुझे ये बात बताओ कि cos x, यानी दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं। तो यहां लिख देते हैं दोनों तरफ तुलना करने पर कितना है बेटा, cos x बराबर में क्या लिखूंगा, जल्दी बताना। cos x बराबर लिखा मैंने कि भाई रियल वाला रियल से और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कंपेयर कर दो, तो कितना है बेटा बताओ, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4, और फिर आगे माइनस एक्स की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 6। ये बात समझ में आ गई क्या, ये तो आ गया cos x की एक्सपेंशन, और इधर मैं क्या करता हूं बेटा, sin x का एक्सपेंशन। sin x का एक्सपेंशन क्या है बेटा, x माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5, फिर माइनस एक्स की पावर 7 बटे फैक्टोरियल 7। कहने का मतलब हमने एक एक्सपेंशन निकाला है, ठीक है। तो मैं जब ये मैंने जो जस्ट एक बीच में लॉजिक दिया है, एक चीज एक्सप्लेन करी है, वो आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। तो ऐसा मैंने लिखा है, इसमें कोटी और लिंक निकालने में इसका कोई रोल नहीं है एक बार, लेकिन मैं एक बार थोड़ा इसको समझाने के लिए अलग से एक चीज लिखी है, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन आपको सबको समझ में आ गए कि हमने e की पावर x का ये होता है, cos x का ये होता है, sin x का ये होता है, tan x का भी निकाल लेंगे, ऐसे कर करके हम इसका एक्सपेंशन निकाल सकते हैं सबके, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं एक बार, तो देखिएगा क्या आया, आपने निकाल दी कोटी। फिर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं आगे इसको लिखता हूं, मैं क्या निकालना चाहता हूं, घात निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं बेटा, घात निकालना चाहता हूं। तो घात निकालने क्या आएगा, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, घात की जब बात करें तो मैं पहले इस समीकरण इसको मैं डाल दूं, एक डाल दूं, और समीकरण एक को मैं एक्सपेंड करूं थोड़ा सा, तो मैं इसका लिखूं d2y अपॉन dx2 प्लस 1 प्लस dy बाई dx प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2, समझ आई मेरी बात। फिर आगे लिखा dy बाई dx की होल क्यूब बट्टा फैक्टोरियल 3। कहने का मतलब कितने पद आएंगे इसमें, इस अवकल समीकरण में कितने पद आएंगे, इस अवकल समीकरण में अनंत पद आएंगे। कितने पद आएंगे साहब, अनंत पद आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इस अवकल समीकरण में अनंत पद है, कितने पद है जी, अनंत पद है। तो इस अवकल समीकरण को मैं समेट पा रहा हूं क्या, अरे इस अवकल समीकरण में कहीं समेट पा रहा हूं क्या, आपने बोला नहीं समेट पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसमें कितने पद है,
अनंत पद है। तो इसका मतलब किसी अवकल समीकरण में जब अनंत पद विद्यमान हो जाए एक्सपेंशन करने के बाद, तो हम क्या कहते हैं, उसकी कोई घात विद्यमान नहीं होगी। ये लॉजिक मैंने बनाया है, ठीक है। ये लॉजिक क्या है, मैंने बनाया है कि इसमें क्या है कि कोई भी अवकल समीकरण है, आपको ये चेक करना उसका एक्सपेंशन कर दें, उसका क्या कर दें, एक्सपेंशन। बट याद रखना क्या, उसमें क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अवकलज विद्यमान होना चाहिए। क्या विद्यमान होना चाहिए, अवकलज। अच्छा, दूसरी में एक छोटी सी बात और बोलूं, क्या, अवकलज की बात तो आ गई। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि यदि अवकल समीकरण में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, क्या आ जाए, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, तो वहां पे उसकी क्या नहीं होती, घात विद्यमान नहीं होती। समझ आ गई मेरी बात, क्या नहीं हो, घात विद्यमान नहीं होती है, ठीक है। तो देखिएगा, मैं छोटा सा क्वेश्चन और लूं, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसकी घात विद्यमान होगी क्या, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई ना कोई फंक्शन आ रहा है। और जब कोई डिपेंडेंट वेरिएबल कोई ना कोई जब आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे भाई। जब उसका एक्सपेंशन, इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साहब इस फंक्शन का वो क्या विद्यमान नहीं है, बताओ क्या विद्यमान नहीं है, इसकी घात विद्यमान नहीं है। बात समझ आ रही है। तो देखिएगा, तो इससे रिलेटेड दूसरा कोई क्वेश्चन करें, तो मैं यहां पे लगा दूं, आपने लगा दी dy बाई dx लगा दिया, ठीक है। पहले तो मैंने अवकलज की बात करी, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बोल रहा हूं। किसके लिए बोल रहा हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बोल रहा हूं। तो बेटा यहां पे e की पावर y इक्वल टू 0 आ गया। बताओ क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई डिपेंडेंट वेरिएबल उपस्थित है, क्यों, क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, इंडिपेंडेंट कौन है, x है। और आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन आ गया, किसका आ गया, आश्रित चर का फंक्शन आ जाए। कौन, जब डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन आ जाए, कौन, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों किसके फंक्शन आ जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव्स के क्या आ जाए, फंक्शन आ जाए, तो कभी भी उसका घात विद्यमान नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर क्या है इसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब इसका एक्सपेंशन करें, कितने पद आएंगे इसमें, बहुत सारे पद आएंगे। कितने पद आएंगे, बहुत सारे पद आएंगे। और जब एक्सपेंशन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो मुझे बताओ इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका भी घात विद्यमान है नहीं है। तो बताओ इसकी कोटि कितनी है इस क्वेश्चन की, इसकी कोटि है 2। घात विद्यमान है क्या, आपने बोला साहब घात बिल्कुल भी विद्यमान है नहीं है। तो मैं क्या लिख दूं बेटा यहाँ पे, घात विद्यमान नहीं है, घात विद्यमान नहीं है। चलो छोटी दूसरी बात और करते हैं। मैंने एग्जांपल और क्वेश्चन लिया, लिखा d2y अपॉन, मैंने लिखा d3y अपॉन dx3 प्लस एक ही बार y लिखा, मैंने यहां पे क्या लिखता हूं, साइन y लिखता हूं। मैं क्या लिखता हूं, साइन y इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन आ जाए और इसके डेरिवेटिव्स आ जाए इनमें, तो कभी भी उसकी घात विद्यमान नहीं होती। बार बार इस चीज को नोटिस करना। तो बताओ इसका मैं एक्सपेंशन करूंगा, आपको पता साइन वाई का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस वाई क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस वाई की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। कितने पद आएंगे इसमें, अनंत पद आएंगे। और उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। बात को समझ में आ रही है। तो मैं क्या करता हूं, इसका जो एक्सपेंशन करता हूं तो इसमें कितने पद आएंगे, मैं यही कहना चाहता हूं। क्या घात निकालने का सीधा सा तरीका, आप ये देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या ये ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल दोनों को डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है, आपने बोला यस। क्या उसके डेरिवेटिव्स के फंक्शन है, आपने बोला यस। तो दोनों स्थितियों में आप क्या कह दो, भाग की सीधा सा हिसाब, आपका घात विद्यमान नहीं है। और कोटि कैसे निकालेंगे, कोटि तो सिंपल वही, बताओ अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, आपने बोला अधिकतम अवकलज 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। इसका मतलब कोटि आ गई आपकी कितनी, कोटि आ गई आपकी 3, घात आपकी विद्यमान नहीं। घात आपकी विद्यमान है क्या, बिल्कुल नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन लेता हूं, क्या कहते हैं देखो। याद रखना, मैं एक बात बोलता हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल का ही फंक्शन होना चाहिए। मैंने लिखा d2y अपॉन dx2 प्लस e की पावर x इक्वल टू 0। क्या इसकी घात विद्यमान है,
अब कोई बोलेगा भाग के बोलेगा साहब इसकी घात विद्यमान नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पावर क्या है, x है, और x यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसकी क्या होगी विद्यमान, हमेशा घात विद्यमान होगी। तो इसकी कोटि कितनी बेटा, इसकी कोटि हमारे पास कितनी है, 2। घात कितनी बेटा इसकी, 1। अधिकतम अवकलज की पावर कितनी आ रही है, पावर 1 है। कितनी है पावर उसकी, 1 है। इसका मतलब उसकी घात भी कितनी है, 1 है। ये बात को समझ में आ रही क्या? चलो थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने लिखा d3y अपॉन dx3। क्या लिखा, या इसको ऐसा मतलब एक बार, dy बाई dx इक्वल टू मैंने 1 प्लस d2y अपॉन dx2 बट्टा dy बाई dx लिखा। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या बताओ, ऑर्डर और डिग्री की बात करनी है। किसकी बात करनी है, ऑर्डर और डिग्री की बात करनी है। तो सबसे पहले मैं जब इसको ऊपर लेके जाऊं, इसकी पावर कितनी है, -1 है ना भाई। इसके जब ऊपर लिख देंगे इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो एक काम करो, उसको थोड़ा सॉल्व करो, बीजीय बनाओ उसको। क्या बनाओ, बीजीय बनाओ। तो बीजीय बनाए तो उसको इधर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेटा जी जब सॉल्यूशन करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, तो मैं क्या लिख दूं, इसको इधर चिपका दूं। तो ये हुआ dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू मैंने क्या लिखा बेटा, 1 प्लस d2y अपॉन dx2। कोई तकलीफ आई क्या, अरे कोई तकलीफ आई क्या? तो यहां से मुझे बताओगे अधिकतम अवकलज कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब इसकी कोटि कितनी आ गई, इसकी कोटि आ गई 2। घात क्या आ गई बेटा इसकी, अधिकतम अवकलज की पावर कितनी है भाई साहब, 1 बार है। कितनी बार है, 1 बार। इसका मतलब घात कितनी आ गई, 1 आ गई। समझ आ रही मेरी बात? चलो छोटी सी और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमने एग्जांपल लिखा d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई dx प्लस y का मैंने इंटीग्रल किया और साथ में क्या लिख दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, y का मैंने क्या किया है, इंटीग्रल कर दिया और क्या लिख दिया, इक्वल टू 0। देखो यहाँ रेडिकल्स मिल रहा है, कौन है, इंटीग्रल साइन आ गया। तो हमें इंटीग्रल का क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इंटीग्रल को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। जब इंटीग्रल को रिमूव कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है आपका, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बेटा जी सबसे पहले क्या करो, दोनों तरफ क्या कर दो, अवकलन कर दो, क्योंकि समाकलन का तोड़ कौन है, अवकलन है। क्या है, अवकलन है। तो मैं बेटा यहाँ ये समाकलन अक्ष के रिस्पेक्ट में हो रहा है, याद रखना। तो दोनों तरफ क्या कर दूं, मैं समाकलन कर दूं। क्या कर दूं, दोनों तरफ समाकलन, क्योंकि हमें समाकलन को हटाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ समाकलन करने पे, दोनों तरफ समाकलन किया तो बेटा कितना आया, सॉरी अरे अवकलन करने, समाकलन का तोड़ कौन है, अवकलन है। दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर। अवकलन करें कितना आएगा, d अपॉन dx और साथ में d2y अपॉन dx2 और साथ में कितना बेटा, प्लस d अपॉन dx और साथ में dy बाई dx। और यहां पे क्या लिख दूं बेटा, d अपॉन dx और साथ में क्या, इंटीग्रल y इक्वल टू 0। तो बेटा जी ये क्या हो गया, ये यहां से हो गया कि d3y अपॉन dx3 प्लस d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0। कोई तकलीफ आएगा? तो ये क्या हो गया, ये आपकी एक अवकल समीकरण होगी जिसमें कोई तो फ्रिक्शन पावर नहीं है और कोई इसमें क्या नहीं है, रेडिकल्स नहीं है। इसका मतलब क्या करूंगा बेटा, यहां से सबसे पहले आप क्या करोगे, कोटि ज्ञात करोगे। क्या ज्ञात करोगे, कोटि। तो बेटा मुझे बताओ कोटि कितनी है इसकी, कोटि के लिए आप क्या करो, अधिकतम अवकलज की बात करो। किसकी बात करो, अधिकतम है अवकलज। बताओ इसका अधिकतम अवकलज कितनी बार है, 3 बार है। अधिकतम अवकलज कितनी बार है, 3 बार। इसका मतलब इसकी कोटि होगी 0,3। और घात कितनी होगी बेटा इसकी, यानी अधिकतम अवकलज की जो पावर कितनी है, यहाँ अधिकतम अवकलज की जो पावर है वो क्या है बेटा, 1 ही है। कितनी है, 1। इसका मतलब इसकी घात कितनी होगी बेटा, 1 होगी। कोई तकलीफ आई क्या, अरे कोई तकलीफ आई क्या, नहीं आई। चलो आगे और करते हैं फिर। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, एक सवाल लिखते हैं।
शायद हमने किया भी हो, आपको कोई आइडिया है तो। d3y अपॉन dx3 प्लस वाई का अंडर रूट, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस d2y अपॉन dx2 की पावर 4/3। क्या करो, इसकी घात और कोटि ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपना इसको करेंगे तो बेटा सबसे पहले आप क्या करो, अधिकतम अवकलज की बात करो। किसकी बात करो? देखो आप पहले कोटि ज्ञात कर सकते हो, कोटि में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोटि में आपको सिर्फ इतना देखना है कि अधिकतम अवकलज कितनी बार है, ठीक है। जब थोड़ा प्रॉपर्ली करो तो पहले इसको क्या करो, इसकी फ्रैक्शन पावर को हटा लो। पहले क्या करो, इसकी फ्रैक्शन पावर को हटा लो। प्रॉपर्ली तरीका है ये, क्योंकि हमें जब पेपर में करना हो तो किस तरीके से करेंगे वो देखना है। सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूं थोड़ा बहुत। तो मैंने लिखा इसको d3y अपॉन dx3 प्लस का y की पावर आपकी कितनी बेटा 1/2 है क्या, और इधर कितना बेटा 1 प्लस d2y अपॉन dx2 की पावर कितनी है जी 4/3 है क्या, बिल्कुल है बेटा जी। हमें फ्रैक्शन पावर को हटाना है, हमें इन फ्रैक्शन पावर को क्या करना है, हटाना है। कैसे हटाएंगे बताइए? हम इन फ्रैक्शन पावर को हटाने के लिए दोनों तरफ देखो, इसका और इसका दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तभी बनेगा जब दोनों को क्या ले ले, एलसीएम ले ले। आप ऐसा बोलो कि साहब दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब कर दो। क्यूब कर देंगे ये तो हट जाएगा, लेकिन ये हटेगा क्या, नहीं हटेगा। फिर हम क्या करें, इसको हटाने के लिए अगेन स्क्वायर करेंगे। कहने मतलब आपने पावर 6 लगाई। पावर 6 कैसे आया, इसका दोनों को मिला के एलसीएम ही तो आया है। तो क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो बेटा जी यहाँ 2 और 3 का एलसीएम कितना है, 6 है। तो मैं क्या करूं, दोनों तरफ पावर क्या लगा दूं, 6 लगाने पर। तो दोनों तरफ घात 6 करने पर पावर 6 डूइंग पावर 6 बोथ साइड कितना बेटा, d3y अपॉन dx3 प्लस y की पावर कितना बेटा, देखो 1/2 तो है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन कितना बेटा 1 प्लस d2y अपॉन dx2 की पावर कितना 4/3 गुणा 6, ठीक है। कितनी बार, 3 टाइम्स, कितनी बार 2 टाइम्स, कितना बेटा बताओ, ये हुआ d3y अपॉन dx3 प्लस का y की पावर कितना बेटा 3, और इधर कितना, ये आया 1 प्लस d2y अपॉन dx2 की पावर कितना बेटा जी 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस प्रकार हमने ये इसको अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे ना तो इसमें कोई फ्रैक्शन पावर है ना कोई और बात है, कोई तकलीफ क्या। अब देखो इसमें फ्रैक्शन पावर नहीं है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, आसानी से घात व कोटि ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, तो इसकी मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, कोटि की जब मैं बात करूं तो बताओ कोटि कितनी है इसकी, इसकी कोटि का मतलब अधिकतम अवकलज कितना है इसमें। आपने बोला अधिकतम अवकलज तो साहब 3 बार है, कितनी बार है 3 टाइम्स है। इसका मतलब अधिकतम अवकलज 3 बार है, इसका मतलब कोटि होगी 0.3। अब बात आती है घात यानी डिग्री की। तो बेटा जी डिग्री कितनी है इसकी, आपने जो अधिकतम अवकलज निकाला आपको पता है कि साहब 3 बार अधिकतम अवकलज इसका, ठीक है। तो अधिकतम अवकलज की पावर कितनी आएगी, तो मुझे बताओ इसकी पावर अधिकतम कितनी आ सकती है, 3 आ सकती है। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का क्यूब करें तो आपको पता है a क्यूब जरूर आएगा, और अधिकतम a क्यूब ही आता है उसमें। तो इसका मतलब इसकी पावर करेंगे तो 3 है इधर, तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी लगेगी, 3 लगेगी। इसका मतलब इसकी क्या होगी, कोटि कितनी आ गई बेटा, इसकी कोटि भी 3 और घात भी कितनी आ गई, इसकी 3 आ गई, ठीक है ना। यानी अधिकतम अवकलज की जो पावर है कितनी बार है, 3 टाइम्स, इसका मतलब इसकी घात कितनी आ गई, 3 आ गई। ये अपना क्वेश्चन का तरीका है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट आपको देखो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन का आपको तरीका होना पता होना चाहिए, और इन फ्यूचर जब भी हम करें तो कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो देखो, तो देखा अगला सवाल क्या है, एक छोटा सवाल है। आपने इंटीग्रल का क्वेश्चन किया, अब भी हम करते हैं, देखिएगा। मैं एक सवाल लिखता हूं, d3y अपॉन dx3 प्लस dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और मैंने यहां पे लगा दिया इंटीग्रल, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है भाई, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, याद रखना। आपने पहले y डिपेंडेंट वेरिएबल भी ले लिया, और यहां पे अब क्या ले रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ले रहा हूं। पहले y का फंक्शन आ गया इंटीग्रल में,
और अब कौन आ गया, x स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0। कहने का मतलब जब भी आपके पूरे अवकल समीकरण में कोई समाकलन का चिन्ह आ जाए, याद रखना क्या आ जाए, समाकलन का चिन्ह आ जाए, तो आप क्या करोगे, पहले उसको दोनों तरफ क्या करोगे, उसका अवकलन करोगे ताकि उस समाकलन को आप क्या कर दो, हटा पाओ। बात समझ में आ रही है क्या? स्पेशल ध्यान रखना, मैं कहता हूं कि जब भी आपके पास क्या हो, अवकल समीकरण में कोई समाकलन का चिन्ह आ जाए तो आपको क्या करना है, उस समाकलन चिन्ह को तुरंत प्रभाव से अवकलन करके क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो देखो आपका इसमें ऑर्डर कोटि याद करेंगे, ऑर्डर और उसमें डिग्री की बात करेंगे, तो बताइए कि इसमें आप समाकलन का चिन्ह आ रहा है क्या? आपने बोला साहब बिल्कुल समाकलन का चिन्ह आ रहा है, तो क्या करें, समाकलन चिन्ह को यहां से रिमूव कर दें। और रिमूव कैसे करेंगे कि दोनों तरफ क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो क्या लिखूं, इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा, दोनों तरफ क्या करने पे, अवकलन करने पर कितना आया रे, इसका अवकलन करें बेटा कितना आया, यह आया d4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस इसका अवकलन करें कितना है बेटा कि d2y अपॉन dx2। कोई तकलीफ है क्या? फिर इधर इसका अवकलन करेंगे तो बेटा कितना आ गया, ये समाकलन हट गया तो बच्चा कौन, x स्क्वायर बराबर 0। बताओ इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर का मतलब कोटि, कोटि मतलब कितना, अधिकतम अवकलज, अधिकतम अवकलज कितनी बार हो रखा है भाई इसका, 4 बार। कितनी बार हो रखा है, 4 बार, इसका मतलब कोटि इसकी 4। और घात यानी की बात करूं मैं किसकी, डिग्री की, किसकी बात करूं, डिग्री, डिग्री यानी अधिकतम अवकलज की जो पावर है वो कितनी बार है, आपने बोला साहब कितनी बार है, 1 बार, इसकी पावर 1 बार ही है ना, यानी आपने अधिकतम अवकलज ले लिया ना, उसको पकड़ लो और उस जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसी पे करेंगे। तो इसकी मतलब पावर कितनी है इसकी, 1 है, इसका मतलब हाथ कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। कोई तकलीफ आई क्या, तकलीफ नहीं आई? चलो आगे क्वेश्चन लिखो फटाफट, छोटा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। देखो मैं लिखता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन है 1 प्लस d2y dpy अपॉन dxp, ठीक है, याद रखना p यहां पॉजिटिव इंटीजर है कोई, की पावर है हमारे पास क्यों, और क्यों यहां पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस d7y अपॉन dx7, ठीक है, और यहां रखा p एंड q बिलोंग्स टू i प्लस, ठीक है, और i प्लस है तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा ना, क्योंकि ये देखो क्यों रेशनल हो सकता है, लेकिन वो यहाँ p क्या होगा, इंटीजर होगा, मैं इसको भी क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूं। तो बताइए इसकी कोटि कितनी होगी इस क्वेश्चन में, कोटि, और मैं एक छोटी सी बात और बोलूं क्या, कि यहां मैं कॉन्सेप्ट ये ले रहा हूं, आप यहां कंफ्यूजन हो जाओगे कि साहब इसकी कोटि क्या हो सकती है, अब वो कोटि बोलते साहब किधर बोलते का कोटि तो 7 है, अरे क्या गारंटी 7 है, आपको ये थोड़ा पता है पी और क्यू का मान क्या है, पी और क्यू का मान क्या है, तो मैं यहां बोलता हूं कि बोल बेटा जी पी का मान यदि सपोज 2 हो, क्यू का मान यदि 3 हो, तब आपकी कोटि 7 है, लेकिन यदि पी का मान में क्या ले लूं, 7 ले लूं, क्या ले लूं, 7 ले लूं, तो मैं यहां पे एक बात बोलता हूं, p बिलोंग्स टू i एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी p का मान क्या है, 8, 9, 10 कुछ भी हो, अब q का मान आप क्या ले लो, कुछ भी ले लो, q का मान आप क्या लो, पॉजिटिव इंटीजर मतलब कुछ भी, यानी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन होता है, 1 होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या ले ले, 1 ले ले, 1 ले ले, इसका मतलब क्या होगा, इसकी कोटि होगी, देखो मैं p को क्या ले रहा हूं, 7 से बड़ा, यानी p का मैक्सिमम मान क्या होगा, मिनिमम मान क्या होगा, p का 8 होगा, क्यों, क्योंकि मैं पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूं और आपको 7 से बड़ा ले रहा हूं, इसका मतलब मिनिमम क्या होगा, इसका मान 8 हो गया। अब देखो तो कोटि क्या हुई, इस स्थिति में आपकी कोटि हो जाएगी p और q का गुणा हमेशा 7 से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि जब मैं q का मान यदि 1 भी ले लूं तो मुझे पता है 8, p का मान होगा 8 और q का मान 1, यानी इसका मान क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है, तो मैं कोटि क्या ले रहा हूं बेटा, कोटि होगी इसकी पी क्यू, और घात क्या होगी बेटा बताओ, इसकी घात होगी क्यू, क्या होगी, क्यू, बस बात को समझ में आ गई क्या, यानी ये कॉन्सेप्ट होगा तो ही आप इसको क्लासिफाई कर पाओगे। यदि मैं बोला साहब p ग्रेटर देन 7 तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि साहब मैं कोटि पी क्यू लिखूं या फिर 7 लिखूं, ठीक है ना, तो याद रखना यहाँ पे
p ग्रेटर देन इक्वल टू 7। कोई दिक्कत? फटाफट इसको क्या कर दो, चिपका दो, और करेंगे नेक्स्ट करेंगे कल क्लास में। जय हिंद, जय भारत।